76,100 ट्वीट्स किए गए हैं आसाम के इस विवाद को भड़काने के लिए। अचानक से अमेरिका जैसे देश को भारत के छोटे से राज्य में इतनी दिलचस्पी क्यों? जो गजवाए हिंद आपने सुना होगा, उसके हिसाब से उनका प्लान इसी तरह का है कि वहाँ डेमोग्राफी तेजी से चेंज। वहाँ जो ईसाई मिशनरियों ने जो काम किया और उसको कांग्रेस का पूरा श्रेय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एक बार फिर बहुत ही खास मुद्दे को लेकर हम इस प्रोग्राम में हाजिर हो चुके हैं। जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि असम और मिजोरम के बीच जो विवाद है उसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। इंडिया फर्स्ट ने लगातार इस मुद्दे पर गहन चर्चा विमर्श की और आपको उन पहलुओं से अवगत कराया कि किस तरह से विदेशी ताकतें जो हैं वो भारत के नॉर्थ ईस्ट पर लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। और ये अभी की समस्या नहीं है, पिछले दशकों में भारत के अगर हम राज्यों की जिक्र करें तो नागालैंड से लेकर मिजोरम से लेकर असम से लेकर मेघालय, तमाम जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहां पर विदेशी ताकतें न केवल धर्मांतरण में संलिप्त हैं बल्कि भारत को तोड़ने की बड़े ही कुत्सित प्रयास कर रही है। क्या होगा इनका अगला कदम और अब क्या भारत सरकार अपने कदम उठाएंगी और क्या मिजोरम और असम के विवाद के बीच छिड़ी ये जो जंग है वो अब सीजफायर में तब्दील हो जाएगी या फिर इसमें आगे भी लावे फूटते रहेंगे? चर्चा करेंगे वरिष्ठ राजनीति विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, किस दिशा में बढ़ते है आप देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? ये जानते हुए कि इसमें कहीं ना कहीं विदेशी एंगल जो आप लगातार कह रहे थे, विदेशी ताकतें जो लगी हुई हैं वो इसमें बहुत ज्यादा सक्रिय और नजर आ रही है। देखो आशुतोष, अब जो है इस पे पानी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो भी विवाद था असम और मिजोरम के बीच में, सीमा विवाद, जिस पे दोनों प्रदेशों की पुलिस आमने सामने हुई और गोलीबारी हुई, उसमें असम के 6 पुलिस वाले मारे गए और काफ़ी घायल भी हुए। ये विवाद काफ़ी बढ़ा और यहाँ तक बढ़ा कि मिजोरम ने असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनके खिलाफ FIR तक कर ली। लेकिन जो आज का डेवलपमेंट हुआ थोड़ा सा उसको बता करके फिर मैं पीछे की बात आपको विश्लेषण पे ले जाता हूँ। आज जो मिजोरम के राज्यपाल हैं उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, और नॉर्थ ईस्ट के जितने सांसद हैं बीजेपी के वो प्रधानमंत्री से मिले, उनको एक ज्ञापन दिया और नॉर्थ ईस्ट की जो समस्याएं हैं, जो विकास को लेकर के जो उनके ताना बाना है उनके मन में, उसको लेकर एक ज्ञापन दिया और प्रधानमंत्री से नॉर्थ ईस्ट के जो ताज़ा हालात हैं उसको लेकर के बातचीत हुई। आप सही कह रहे थे, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की जो साजिश है आशुतोष, वो आज़ादी के बाद 6 से 7 दशक यानी 60 से 70 साल तक वही चलता रहा कि वहाँ का विकास के कैसे अछूता रखा जाए उसको। और ये सब आश्चर्य का विषय ये है आशुतोष कि अछूता क्यों रखा जाए। अछूता इसलिए रखा जाए, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और वहाँ के जो कल्चर है, जो रहन सहन है, जो आदिवासी संस्कृति है, उसको इंटैक्ट रखने के उद्देश्य से। और 19वीं सदी के शुरुआत में और 19वीं सदी के ख़त्म होने तक वहाँ जो ईसाई मिशनरियों ने जो काम किया और उसको कांग्रेस का पूरा श्रेय था, तो उनने जो काम किया और जो धर्मांतरण की बात आप कर रहे हैं, 80 से 85% आबादी वहाँ पर ईसाई है मिजोरम में, मिजोरम की बात कर रहा हूँ। और जो धर्मांतरण बहुत तेज़ी से हुआ उसके कारण, और दूसरा विकास वहाँ तक नहीं पहुँचा गया, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने एक अच्छा काम ये किया। आदिवासी इलाका था और 80 से 90% वहाँ पे ईसाई वहाँ बनते हैं, तो ये किस तरह से हुआ होगा? मतलब थोड़ा सा अगर संक्षेप में बताएं, क्योंकि बड़ा रोचक विषय है कि ऐसा कैसे कि भारत के एक सुदूर इलाके में ईसाई धर्म इस कदर फैलता है, 80 से 90% वहाँ पे लोग होते हैं, अपनी स्वेच्छा से होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई धर्मांतरण का भी पहलू था? बिल्कुल बिल्कुल। और केवल मिजोरम में ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में भी 80 से 85% जनसंख्या ईसाई है। तो कन्वर्शन का बहुत तेज़ी से, वही मैं 19वीं सदी की जो बात कर रहा हूँ आखिरी में, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे कन्वर्शन लागू हुआ। और आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद तो बहुत तेज़ी में
वहाँ पर काम किया गया और उसकी वजह से और दूसरे जो भारत सरकार की जो पॉलिसी थी कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि वो कट ऑफ रहे शेष उससे। लेकिन आज एक अच्छी खबर यह है कि मिजोरम के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने कहा है कि हम असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो FIR दर्ज की है वो हम वापस लेने के लिए तैयार हैं और दोनों पक्ष बातचीत से सीमा विवाद हल करने के लिए भी आज तैयार हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने काफ़ी एफर्ट डाला और उन सबसे बात की। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा से बात हुई, मिजोरम के जो राज्यपाल हैं जो अभी आंध्र प्रदेश से अभी पहुंचे हैं, आंध्र प्रदेश बीजेपी के विधायक रहे हैं वो पहले, और मैं नाम भूल रहा हूँ सॉरी, लेकिन नए जो राज्यपाल हैं उनसे भी मुलाकात हुई, राज्यपाल खुद दिल्ली गए और उन्होंने बातचीत की। तो बात दरअसल ये हो रही थी कि नॉर्थ ईस्ट को काट के क्यों रखा गया। देखिए धारा 370 सबको ही जानते हैं क्योंकि अभी हटी है जम्मू कश्मीर से और उसको लेकर के काफ़ी बातचीत हुई, तो सबको पता है कि धारा 370 एक अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली एक टेम्परेरी धारा थी संविधान में, जिसको क्या हटा दिया गया। उसी तरह 35 से भी हटाया गया, लेकिन एक धारा है 371, जिस समय 370 की बात लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम 371 को नहीं छेड़ेंगे। 371 जो धारा है वो नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर प्रदेशों के लिए है, थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र का है, उसमें मराठवाड़ा और विदर्भ का, जहाँ पर विशेष दर्जा देने की बात है। विशेष दर्जा वो भी वहाँ जनजातियों के लिए जो विकास परिषद है वो गठन की शक्ति राज्यपाल को देता है महाराष्ट्र में, और गुजरात में भी कच्छ और एक और कोई इलाका वहाँ पर भी वो विकास के लिए, सौराष्ट्र का है मेरे ख्याल से कच्छ, और तो वहाँ पर भी वो विकास के लिए ही 371 के एक प्रावधान वहाँ पर भी लागू है। लेकिन 371 के मैक्सिमम प्रावधान जो हैं 371 A, B, C, इसी तरह मिजोरम में जो लागू है वो 371 G है। जो वहाँ के जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो पहनावा है, जनजातियों के जो अलग अलग वेशभूषा है, आप देखेंगे कि वहाँ पर 8 जिले हैं मिजोरम में और 8 सबके सब जिलों में जो वेशभूषा है वो अलग अलग है। भाषाएं भी वहाँ पर अलग अलग हैं, अलग भाषाएं बोली जाती हैं हर जिले में। तो जिस तरह की वहाँ पर संस्कृति है उसको इंटैक्ट करने के लिए 371 G को वहाँ लागू किया गया, जिसमें ये व्यवस्था है कि भारत के संसद द्वारा यदि कोई जो कानून पास किए जाते हैं वो तब तक मिजोरम में लागू नहीं होंगे जब तक कि वहाँ की विधानसभा उसको एंडोर्स ना कर दे। और जिस प्रकार की दांडिक प्रक्रियाएं हैं, जो CRPC है, IPC है, उसके भी प्रावधान जो है वहाँ पर उस तरह से लागू होंगे जो वहाँ के रूढ़ियों में जो दंड के प्रावधान हैं, वहाँ के जो परंपराएं हैं, वहाँ जो आदिवासी जनजाति की जो प्रथाएं हैं और समाज में जो दंड देने की प्रथा है वो लागू किए जाएंगे, ना कि IPC और CRPC। तो उसको भी उन्होंने इंटैक्ट किया है 371 G के जरिए। और ये सब जो है कांग्रेस ने जो जिस मानसिकता से वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को एक अलग थलग प्रदेश, भारत से अलग करने का जो एक षड्यंत्र था उसके तहत किया आशुतोष। और अब वहाँ स्थिति यह है कि अलगाववाद की चिंगारी बहुत तेजी में भड़की। लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्तमान सरकार ने बहुत तेजी से इस समस्या पर ध्यान दिया और मिजोरम के मुख्यमंत्री और नेशनल फ्रंट के जो नेता हैं जोरमथंगा, उनसे बातचीत की और असम के मुख्यमंत्री भी तैयार हुए। उन्होंने यहाँ तक कहा असम के मुख्यमंत्री ने कि यदि FIR करके मुझे गिरफ्तार करके कोई शांति स्थापित हो सकती हो तो मैं गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हूँ। तो जितना पॉजिटिव एटीट्यूड असम ने दिखाया है, मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अमित शाह जी से कहा है कि हम बातचीत के जरिए इस जो सीमा विवाद है उसको तय करने के लिए तैयार है। तो यदि बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर के यदि भारत सरकार वहाँ पर ध्यान दे रही है, जो कि पिछले 6 से 7 दशक में नहीं किया गया, तो जरूर वो समस्या हल हो सकती है। और अब तेजी से वहाँ पे हालात जो हैं वो बदल रहे हैं और जिस तरह हथियार वहाँ लोगों ने उठा लिए थे वो हथियार अब वापस जेब में जा रहे हैं लोगों के। तो ये एक अच्छा साइन है और मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार 371 के जो मामले हैं, जिसको कहा अमित शाह ने कि हम 371 को हाथ नहीं लगाएंगे,
तो वो एक पॉजिटिव स्थिति है, क्योंकि वहाँ जो जनजातीय व्यवस्थाएं हैं, जो जनजातीय भाषाएं हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी 371 की कवायद जो है वो वहाँ पर की गई। विदेश से भी, खासतौर पर अमेरिका सब कॉन्टिनेंट से भी काफ़ी ट्वीट्स हुए हैं इसको लेकर। अचानक से अमेरिका जैसे देश को भारत के छोटे से राज्यों में इतनी दिलचस्पी क्यों? विदेश से भी, खासतौर पर अमेरिका सब कॉन्टिनेंट से भी काफ़ी ट्वीट्स हुए हैं इसको लेकर। अचानक से अमेरिका जैसे देश को भारत के छोटे से राज्यों में इतनी दिलचस्पी क्यों? आपने बड़ा अच्छा ध्यान दिलाया आशुतोष। मुझे जो जानकारी मिली है कि नॉर्थ अमेरिका से 76,100 ट्वीट्स किए गए हैं आसाम के इस विवाद को भड़काने के लिए। और आपको बताएं, उसमें ये जितने ट्वीट जो हैंडल्स हैं, जो जानकारी मिली है, जितने ट्विटर हैंडल हैं जिनसे ये ट्वीट किए गए हैं हैशटैग बना के आसाम के खिलाफ, तो वो उनमें ये सब नए नए बने हुए हैं ट्विटर हैंडल हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर एक एक ट्विटर हैंडल के 10 से 15 मात्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल नए ट्विटर हैंडल बनाए गए, क्योंकि आपने यदि एक साल भी ट्विटर पर रह लिया तो आपके 1000 से 2000 के बीच में फॉलोअर तो हो ही जाते हैं। लेकिन चूंकि उनके 10-10, 50-50 फॉलोअर हैं, इसका मतलब कि ये अभी अभी ट्विटर हैंडल कायम किए गए। और देखने में ये आया कि नॉर्थ अमेरिका से क्यों किए गए, ये किसकी साजिश है, और असम के खिलाफ या मिजोरम को भारत से अलग करने या नॉर्थ ईस्ट में हिंसा या अलगाववाद भड़काने के लिए ये किस तरह की साजिश है, इसको भारत सरकार को जरूर पता लगाना चाहिए। 76,100 ट्वीट किए गए और उनकी रीच कितनी थी? उनकी रीच थी 2.6 मिलियन। तो 2.6 मिलियन लोगों तक वो बात पहुंची जो उन्होंने असम के खिलाफ जो वीडियो डाले, जो बातें लिखी कि असम ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, शेमफुल असम, ऐसा कुछ करके हैशटैग बनाया था। और उसको लेकर जरूर बहुत ज़्यादा भारत सरकार को, मुझे लगता है कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट होंगी इस मामले में। और मिजोरम का भी जो सर जो स्टैंड पूरे टाइम पर ऐसा लग रहा है कि उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है मिजोरम में, ये अपने आप में बड़ा अप्रत्याशित तो हैरान कर देने वाला कदम है कि एक बॉर्डर डिस्प्यूट होता है और आप सीएम के खिलाफ, दूसरे राज्य के सीएम के खिलाफ, ऐसे तो हर राज्य के सीएम दूसरे राज्य के सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेगा। तो ये तो हमारा पूरा फेडरल स्ट्रक्चर को छिनभिन करने की एक साजिश लगती है। और फिर आप बता रहे हैं कि कहने के विदेशी ताकतें उसमें इंटरेस्ट लेकर जो है वो ट्वीट भी कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं। और तीसरा पहलू आपने ये भी बताया कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है पिछले दशकों में, और लगभग 80 से 90% जो है वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन हो चुकी है। इससे पहले वाले एपिसोड में आपने ये भी समझाया था कि किस तरह से मिजोरम का जो भौगोलिक स्थिति है वो मुफीद है विदेशी ताकतों के लिए, और उसे किसी भी वक्त काटने की कोशिश की जा रही है। ये सबका इसी वक्त होना, एक छोटे से मैं आपसे कमेंट और चाहूँगा, इन सबका इसी वक्त होने के पीछे भी कोई बड़े टाइमिंग फैक्टर है, कुछ क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ रही है? नहीं, देखिए आशुतोष, जो भारत से नफरत करते हैं जो ताकतें और भारत को तोड़ना चाहती हैं, क्योंकि जिस तरीके से तरक्की इन पिछले 6-7 सालों में भारत ने की है हर क्षेत्र में, उससे बहुत से लोग परेशान हैं कि भारत यदि एक ताकत बन गया तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो जो मिज़ोरम के पिछले एपिसोड में हमने बात की कि मिज़ोरम वैसे भी अलगाववाद की तरफ बढ़ता हुआ प्रदेश हो गया था। जो हमने बात की थी वहाँ पे जो मौसम अकाल की जो स्थिति जो बनती थी हर 50 साल में, और उसको कांग्रेस की सरकारों ने जो सहयोग नहीं किया, तो उसकी वजह से, और दूसरा असमी भाषा थोपने के, क्योंकि असम का ही एक जिला था मिज़ोरम पहले 1972 से पहले। जब 1972 में जो पुनर्गठन हुआ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का, उसमें मिज़ोरम को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, बाकी सब पूर्ण राज्य का दर्जा पाए। लेकिन चूंकि वहाँ मिज़ो नेशनल फ्रंट के साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं थी अलगाववाद की, और हथियारबंदी जो आंदोलन किया और जो हथियार उठा लिए थे उन्होंने, और अलग होने की भी एक घोषणा की थी पिछले बार अपनी बात हुई, तो उसकी वजह से मिज़ोरम एक सेंसिटिव पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट का। मिज़ोरम और नागालैंड दोनों, नागालैंड में भी जो बोडो आंदोलन शुरू हुआ वो भी भारत से कटने के लिए ही हुआ। तो मिज़ोरम और नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के दो बड़े सेंसिटिव पॉइंट हैं, और दोनों ही म्यांमार और चीन के बहुत करीब हैं, मतलब सीमा की दृष्टि से। तो चूंकि बॉर्डरिंग प्रदेश है भारत के,
तो और वहाँ अलगाववाद की जिस तरह से बातचीत हमने की पिछले एपिसोड में, तो कुछ शक्तियां हैं जो साजिश कर रही हैं, जो आप भी समझते हैं कि विदेशी शक्तियां हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से यदि 76,100 ट्वीट किए गए हों आसाम के खिलाफ, तो समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं जो मिजोरम को भारत से अलग करना चाहते हैं, या नागालैंड को भारत से अलग करना चाहते हैं, या नॉर्थ ईस्ट पूरे में, चाहे आप मेघालय ले लीजिए, असम ले लीजिए, मणिपुर लीजिए, सिक्किम को लीजिए, सब जगह इसी तरह की बातें की जा रही हैं, ताकि इस पूरा हिमालयन जो टेरेन है, पूरा है हिमालयन टेरेन, उसमें जो अलगाववाद को भड़काया जा सके। और वहाँ पे डेमोग्राफी की भी हमने बात की थी पिछले बार, तो पूरी जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की बात वहाँ पर बहुत तेज़ी से, जो गजवाए हिंद आपने सुना होगा, उसके हिसाब से उनका प्लान इसी तरह का है कि वहाँ डेमोग्राफी तेज़ी से चेंज की जाए। और आप पाएंगे कि जो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, वहाँ के आसपास के इलाकों में तेज़ी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और जो इन्फिल्ट्रेशन हो गया है बांग्लादेश के थ्रू और म्यांमार के थ्रू भी जो रोहिंग्या मुसलमानों का, वो सारे रोहिंग्याओं को इन्हीं हिमालयन टेरेन के एरिया में जो है बसाने का उनकी योजना है, गजवाए हिंद का जो भी आप सुनते आए हैं। तो इसको किस तरह काउंटर किया जाए, और भारत सरकार जिस तेज़ी से, कम कम गृह मंत्रालय जिस तेज़ी से कार्यवाही कर रहा है, और रोहिंग्या मुसलमानों को जो जहाँ जहाँ ठहराया गया उन सब की अब बड़ी तेज़ी से छानबीन हो रही है। तो इससे ये जो ताकतें हैं जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं कांग्रेस के साथ मिलकर के, मैं इसलिए कांग्रेस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक राजनीतिक रूप से विरोध करते करते अब कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि वो देश के विरोध पर भी, मोदी को हटाने के लिए देश का विरोध भी यदि करना पड़े तो वो देश के विरोध करने पर भी उतारू हो गए हैं। जिस तरह की खबरें आप पढ़ रहे हैं, जिस तरह की बातें आप सुन रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब स्थितियों को, तो तेज़ी से काम जो है मोदी और शाह की जोड़ी कर रही है। बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और अगले एपिसोड में हम हिमालयन रीजन में किस तरह से गजवाए हिंद की कोशिशें की जा रही है और किस तरह से चीन और पाकिस्तान वहां पर अपनी जड़ें फैला रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है, एक शब्द के अग्निहोत्री सर ने इस्तेमाल किया, डेमोग्राफिक चेंज। इसे बहुत महत्वपूर्ण समझिए। भारत में आप देखिए जहां भी अलगाववाद की घटना होती है उसमें सबसे पहला जो कदम होता है या नींव में जो होता है वो होता है डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक मतलब वहां के लोगों की जनसंख्या किस आस्था या विश्वास रखती है, यानी कि कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं। कश्मीर में पहले आप देखिए, भारत को थोड़ा सा पहले चल जाइए, सन 47 में भी हमारे देश का बंटवारा धर्म और मजहब के आधार पर हुआ था। यानी कि मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि इस्लाम को मानने वाले जो हैं वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। ये मांग हिंदू राज्य की तरफ से नहीं उठी थी। अगर ऐसा होता तो भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया था तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए था। तो ये मांग कहीं ना कहीं पहले भारत, पूरा अखंड जो भारत था, वहां पर सनातन धर्म पूरी तरह से फैला हुआ था। वहां पर भी इस्लाम फैलता है, उसका जहां जहां इस्लाम फैलता है पहले उसे काट दिया जाता है। वो पाकिस्तान बन जाता है, वो बांग्लादेश बन जाता है। अब हम उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं, जैसे कि सर ने बताया कि 80 से 90% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। और उन्हीं राज्यों में देखिए, आसाम में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो वहां पर स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं साहब गलती हुई, आप मुझे, अगर आप FIR कर रहे हैं, मुझे गिरफ्तार करने से भी अगर हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मिजोरम में, नागालैंड में लगातार, आज से नहीं दशकों पुरानी समस्या रही है। मिजोरम और नागालैंड में क्यों इस तरह की समस्या हो रही है और दशकों से समस्या रही तो उसे सुलझाया क्यों नहीं गया, और आर्टिकल 371 लगाने की वहां पर इस तरह की नौबत क्यों आती है कि भारत सरकार के ही जो कानून है वहां पर लागू नहीं हो पाते हैं। ऐसी जगह पे क्यों इस तरह का निर्माण होता है, यह हमें समझना होगा। क्यों केरल में ओणम का त्योहार मनाने से रोक दिया जाता है लेकिन बकरी ईद पे दूसरा फैसला लिया जाता है, कोरोना को भी यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। ये क्रोनोलॉजी को आपको समझना होगा। ये बोलते वक्त काफी दम चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर टैग लगा दिया जाएगा कि सर आप एक धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, आप पत्रकारिता के नाम पर आप भगवा एजेंडा फैला रहे हैं। लेकिन अब जिस स्थिति में इस देश पहुंच चुका है, यहाँ पर धर्म और अधर्म के बीच में सिर्फ एक ही लकीर है, वो है सत्य। और इंडिया फर्स्ट सिर्फ सत्य बोलेगा। देखते रहिए। नमस्कार।